साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। ये क्लास स्पेशली दोस्तों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी जो अभी एग्जाम होने वाला है, जो 19 सितंबर को जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों, उसका पेपर किस टाइप से आएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे, घबरा रहे कि सर मैंने तैयारी नहीं की है, एग्जाम तो नजदीक आ गया, ऐसे में क्या करूं। तो मैं दोस्तों आपके लेके आ चुका हूं रामबाण क्लास। इस क्लास से आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, आपकी काफी ज्यादा तैयारी है वो इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें दोस्तों, और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करना है कि आपके इस मॉडल पेपर में से कितने क्वेश्चन है वो सही होते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को थोड़ा सा आप शेयर कर दें, फिर अपन क्या करते हैं दोस्तों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। बिल्कुल मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पर। अब नमस्कार नमस्कार, गुन्नू जी यहाँ पर है, कोमल शर्मा है, अमन मीणा है, नेहा सैनी है। तो चलिए साथियों, आज किस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला ही प्रश्न दोस्तों आपसे क्या पूछा है, क्लास का पहला ही सवाल आपसे पूछ रहा है कि राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के ऐसे जिले जहां पर लाल लोमी मृदा पाई जाती है। फटाफट कमेंट करो दोस्तों। उदयपुर कोटा, भीलवाड़ा अजमेर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, उदयपुर दौसा। तो आप सब बता रहे हो कि भाई लाल लोमी मृदा पाई जाती है, वो पाई जाती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कहां पर पाई जाती है दोस्तों, राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में पाई जाती है। तो जो भी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। पहला ही सवाल आप सबने सही कर दिया, क्या बात है ना। पहला ही सवाल आप सबने क्या कर दिया दोस्तों, सही कर दिया, क्या बात है, वेरी गुड। जो साथी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, पचपदरा झील कहां पर है। पचपदरा झील के बारे में पूछा है कि पचपदरा झील है वो कहां पर दोस्तों है। ये क्या है दोस्तों, ये खारे पानी की झील है, ठीक है ना। और यहाँ दोस्तों नमक में 98%, ठीक है ना। पचपदरा झील के दोस्तों पानी में आपको बताना है कि नमक में दोस्तों बिल्कुल 98% तक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। यहाँ पर अगर देखें पचपदरा के बारे में, तो पचपदरा झील है बालोतरा जिले में। कहाँ पर दोस्तों है, पचपदरा झील बालोतरा जिले में है। ये दोस्तों क्या है, खारे पानी की झील है। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है, ये झील दोस्तों लूणी नदी के बेसिन में है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, राजस्थान का आकार कैसा है। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ राजस्थान की आकृति कैसी है। आप सबने राजस्थान का मैप तो देखा होगा, सबने देखा मैप, बिल्कुल देखा होगा, है ना। तो फटाफट कमेंट करना है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। जय शिव सैनी यहाँ पर, प्रिंस है, हाँ, पीयूजी है, लक्ष्मण नैन है। फटाफट कमेंट करो साथियों, राजस्थान की जो आकृति है वो किस टाइप की है। त्रिभुजाकार तो नहीं है राजस्थान भाई, है ना। चतुर्भुजाकार भी नहीं है, पतंगाकार बिल्कुल भाई। राजस्थान की आकृति कैसी है, अगर अपन राजस्थान का मैप देखते हैं ना, तो पतंग के आकार की है। मतलब समांतर सत्र बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा। जब अगर आपसे पतंगाकार ऑप्शन में मिल जाए तो आप क्या करना दोस्तों, यहाँ पर पतंगाकार कर देना। यहाँ पर कह सकते हैं विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। कैसे दोस्तों, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है वो बिल्कुल आपकी राजस्थान की आकृति है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब काफी सारे बच्चे कमेंट करेंगे, क्या कमेंट करेंगे, सर इतने इजी क्वेश्चन। अरे मेरे भाई, ये सारे सवाल आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसी में से प्रश्न बनेंगे। देख लेना आप 100% जब पेपर देने जाओगे तब याद आएगी, सर वास्तव में आपने बहुत कवर में पढ़ा नहीं, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ ले भाई, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो जिला रहेगा जैसलमेर। अगर वहीं मैं आपसे पूछूं जनसंख्या के हिसाब से, है ना, जनसंख्या के हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो अपना रहेगा जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो दोस्तों अपना हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है साथियों, क्या उत्तर राइट करेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी को सही करेंगे। क्या बात है, बढ़िया तरीके से थोड़ी सी क्लास को आप शेयर करो। अगला पूछा है राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता वाला जिला है। यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर्वोच्च महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सर्वोच्च महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा, जयपुर, उदयपुर, कोटा या अजमेर। बताओ भाई साहब, राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता वाला जिला है वो यहाँ पर बताना है कौन सा है।
तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों वो रहेगा अजमेर। अजमेर आएगा, कोटा नहीं आएगा। अरे कोटा वालों थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखो, कोटा में दोस्तों है ना, हाँ कोटा में क्या है यहाँ पर महिला साक्षरता दोस्तों है वो यहाँ पर कितनी है दोस्तों, वो है अपनी 65.9%। ठीक है ना। बट यहाँ पर अगर देखें सही उत्तर के बारे में तो अजमेर ऑप्शन आपका सही रहेगा। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है अजमेर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगर आप सीधा प्रश्न आपसे पूछ ले, है ना, सीधा प्रश्न आपसे पूछ ले कि राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पर कोटा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना। अगर सिंपली आपसे पूछ ले सीधा राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो कोटा आएगा। ठीक है। दोनों बातें आपको यहाँ पर क्या करनी दोस्तों, ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? अगला पूछा है उत्तर दक्षिण गलियारे, ये दोस्तों राजस्थान में किस जिले से होकर गुजरता है? यहाँ पर आपको बताना है उत्तर दक्षिण गलियारा है ना, ये राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है? चलिए करौली, धौलपुर, भरतपुर या सवाई माधोपुर। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरता है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये गुजरता है राजस्थान के धौलपुर जिले से दोस्तों। ठीक है ना। उत्तर दक्षिण गलियारा है वो राजस्थान में कहाँ से गुजरता है? धौलपुर से गुजरता है। क्या बात है, सबका उत्तर देखो सही आ रहा है ना, सबका उत्तर क्या आ रहा है यहाँ पर? धौलपुर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान में रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज किस जिले में है? बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। रेलवे की छोटी लाइन दोस्तों जिसे क्या कहते हैं? नैरो गेज कहा जाता है। तो राजस्थान में नैरो गेज वाला जिला कौन सा, बताओ? फटाफट कमेंट करेंगे। हाँ जी, फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में रेलवे की छोटी लाइन नैरो गेज है वो आपको बताना है कि किस जिले में है। तो नैरो गेज दोस्तों धौलपुर जिले में है। ये केवल कहाँ पर है? ये केवल बिल्कुल अपने धौलपुर जिले में है। तो जो भी धौलपुर को राइट कर रहा है यहाँ पर, धौलपुर ऑप्शन आपका सही है। वेरी गुड। देखो यहाँ पर दीप्ति जी है, विकास है, पीयू जी है, सबका देखो उत्तर सही आ रहा है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो रही है? मतलब यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि किस डायरेक्शन में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में क्या हो रही है दोस्तों, वृद्धि देखने को मिल रही है। तो अपन को पता है दोस्तों राजस्थान में मानसूनी वर्षा होती है ना, वो दक्षिण पूर्व भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर लगातार कम होती जाती है। तो वो कम होती जाती है। बट मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि वृद्धि किस में हो रही है ना, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि हो रही है? तो यहाँ पर आएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्या आएगा साथियों? उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व आपका राइट रहेगा। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहे हैं, सी ऑप्शन राइट है। अगर कमी पूछ लेना कि भाई कमी किस साइड में होती है तो उल्टा कर दो, है ना, उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करेंगे? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ठीक है साथियों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगला पूछा है दोस्तों 2020 में भू अटल जल योजना किसकी वित्तीय सहायता से आरंभ की गई थी? यहाँ पर आपको बताना दोस्तों 2020 की जो अटल भू योजना थी ना, ये किसकी वित्तीय सहायता के द्वारा आरंभ की गई थी? विश्व बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया था या दोस्तों एशियन विकास बैंक की सहायता से, जापान या यूएस? तो देखो साथियों 2020 की अटल भू योजना है ये दोस्तों, इसमें सहायता थी ना वो थी विश्व बैंक की। विश्व बैंक इसमें क्या करता है दोस्तों? वित्तीय सहायता प्रदान की थी। तब जाके ये कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी जो योजना है वो यहाँ पर लागू हुई थी। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा दोस्तों आपसे। अगला पूछा है सेई परियोजना का निर्माण उदयपुर जिले की किस तहसील में करवाया गया? देख लो सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, सारे क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फटाफट कमेंट करेंगे सर मेरा राइट हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। हाँ जी, फटाफट कमेंट करें सभी साथी। ये भाई कौन कमेंट कर रहा है कि आप सोते सोते पैसा कमाना चाहते हो? अरे भाई सोते सोते कमा लूंगा अभी, बोलो कर देंगे फालतू कमेंट किया तो। सोते सोते खुद कमाओ ना पैसे, बच्चों को क्यों यहाँ घुमरा कर रहे हो, है ना। देखो नेटवर्क मार्केटिंग वालों से आपको दूर रहना है, इनके चक्कर में नहीं आना है। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड आते रहते इधर, ठीक है। तो बिल्कुल इनके चक्कर में ना आए, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अब देखिए दोस्तों ऐसे कोई होता है यार पहले इन्वेस्ट करवाएंगे आपसे पैसे, शेयर मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग होता है, उसमें क्या होता है पहले आपको पैसे भरवाते हैं फिर ऐसा कि फिर ऐसा थोड़ी होता है कोई
कोई नहीं होता, फ्रॉड में मत बजो, बढ़िया शानदार तैयारी करो, घर वालों के सपनों को साकार करो। ठीक है, बहुत बढ़िया वैकेंसी है। देखिए सही परियोजना का निर्माण है वो उदयपुर के किस तहसील में किया गया है? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, फटाफट एक बार सभी कमेंट करेंगे, बढ़िया तरीके से सभी कमेंट करेंगे। यहाँ पर कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा? तो आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर ऑप्शन सी, कोठड़ा। कहाँ पर दोस्तों? कोठड़ा में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है? विश्व की सबसे पुरानी व विकसित न्याय व्यवस्था में भारत में कौन सी है? यहाँ पर बताना दोस्तों कि विश्व की सबसे पुरानी व विकसित न्याय व्यवस्था है वो भारत में कौन सी है? गंगा नहर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है दोस्तों, सीकरी नहर है, या कृष्णा गोदावरी नहर परियोजना है? फटाफट सभी कमेंट करेंगे, कौन सा उत्तर आप सबका राइट रहेगा? चलो बताओ, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, वो सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर गंगा नहर। गंगा नहर, क्या बात है भाई, सबका उत्तर क्या आ रहा है यहाँ पर? गंगा नहर आ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या उत्तर रहेगा आप सबका यहाँ पर दोस्तों? बिल्कुल गंगा नहर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या बोला? अगला सवाल आपके सामने पूछा है, निम्न में से किस नदी में उत्कात भूमि है वो सर्वाधिक पाई जाती है? यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सी नदी है वो उत्कात भूमि के लिए कुख्यात है ना? कुख्यात दोस्तों मतलब एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात, दोनों में आपको ध्यान रखना है। फटाफट कमेंट करेंगे, हाँ जी फटाफट कमेंट करें सभी साथी यहाँ पर कि निम्न में से उत्कात भूमि के लिए कुख्यात नदी है वो कौन सी है? तो सर्वाधिक उत्कात जो भूमि पाई जाती है वो किस नदी बेसिन में पाई जाती है दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन सबका आ चुका है, ऑप्शन ए चंबल दोस्तों, है ना? चंबल में सर्वाधिक क्या है दोस्तों यहाँ पर? बिल्कुल उत्कात भूमि सर्वाधिक पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताओ, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? बताओ, इससे अच्छा क्वेश्चन क्या ही हो जाएगा, है ना? प्रकाश मीणा, यहाँ पर अमन मीणा है, लक्ष्मण नैन है, दिलकुश प्रजापत है। बताओ दोस्तों, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? तो वन की आशा है, वर्णाशा है दोस्तों, वरिशिष्ठ नदी है, वो किसे कहा जाता है? वो कहते हैं बनास को। बनास का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? बनास का उद्गम राजसमंद जिले के खमनोर की पहाड़ी से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला पूछा है, कत्था किस वृक्ष से निकाला जाता है? देखो ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि कत्था दोस्तों है ना, वो किस वृक्ष से निकाला जाता है? कत्था कौन निकालता है? कथोड़ी जनजाति निकालती है दोस्तों। कथोड़ी जनजाति द्वारा खेर के वृक्ष से, कौन सा वृक्ष दोस्तों? खेर के वृक्ष के तने की छाल से क्या करते हैं दोस्तों? कत्था निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बी। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को थोड़ा सा आप शेयर करो दोस्तों। देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, प्रश्नों की क्वालिटी देखो आप, कितने शानदार शानदार प्रश्न है। जब एक बार एग्जाम होगा ना, फिर आप देखोगे वास्तव में कि सर की क्लासेस से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है ना? 100% जो पढ़ा रहे सारा छपेगा एग्जाम में, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चतुर्श्रेणी का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर है राजस्थान जो हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट 4th ग्रेड का पूरा कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा मात्र 299 में। तो जितने भी RP स्टडी आपको डाउनलोड नहीं किया है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लो और यहाँ से कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगर आपको किसी और से पेमेंट करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन पे कांटेक्ट करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने भी कोर्स नहीं लिया है वो कोर्स जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। अगला पूछा है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? बात करें वृक्ष महोत्सव की दोस्तों, है ना? फटाफट कमेंट करेंगे, वृक्ष महोत्सव है वो राजस्थान में कहाँ पर मनाया जाता है? सभी साथी बेस्ट कंटेंट मिलेगा भाई कोर्स में, एक नंबर सारे टीचर है, आपको मजा आ जाएगा। वास्तव में आप कहोगे सर पैसे वसूल है, ठीक है ना? बढ़िया तरीके से सारी सुविधा मिल जाएगी। अब देखो प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाते हैं, वो मनाते हैं खेजड़ली जोधपुर। कहाँ पर दोस्तों? खेजड़ली जोधपुर। यहीं पर दोस्तों 363 प्लस महिलाओं ने दोस्तों क्या किया था? पेड़ों के लिए दोस्तों अपनी ये जान दे दी थी। ठीक है ना?
बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों किसकी, अमरदेव बिश्नोई की बात कर रहा हूँ। 1730 में जोधपुर जिले में खेजरली गांव में दोस्तों वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी दोस्तों। और यहाँ प्रतिवर्ष विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है। कब भरता है, प्रतिवर्ष 12 सितंबर को ये मेला भरता है। कहाँ पर, खेजरली जोधपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा दोस्तों आपसे, अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। जहां पर आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है ना, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना % है, 61, 23, 0.9 या 33। तो देखो साथियों, यहाँ पर अगर बात करें सीधी अपन कि भाई राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी भाग है ना, ये राजस्थान के क्षेत्रफल का दोस्तों 23.30, कितना, 23.30% है आपका। तो जो भी बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन में का भाग है। कमेंट करेंगे, मालपुरा करौली का जो बेसिन का भाग है दोस्तों है, ये किस बेसिन का भाग है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। कौन सा मैदान मैंने आपसे पूछा है, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो ये बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा दोस्तों, वो रहेगा ये मैदान दोस्तों है वो दक्षिण के मेवाड़ का मैदान है। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, बनास बेसिन का भाग है। ये किसका भाग है दोस्तों, बनास बेसिन का भाग है। और जो ऑप्शन सी कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हैं, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। एक युद्ध दोस्तों होता है, सांगा और बाबर के बीच होता है, और युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध। तो कमेंट करेंगे खानवा युद्ध है वो कब लड़ा गया था। चलिए फटाफट कमेंट करो सभी साथी। यहाँ पर आशीष, नेहा, अनीता मीणा, अमन, लिचमन, विक्रम जयपाल, नरेंद्र जी है यहाँ पर, क्या बात है भाई साहब, दुलाराम जी है। तो देखो साथियों, राणा सांगा और बाबर के बीच जो खानवा युद्ध हुआ था ना, वो कब हुआ था दोस्तों, 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और बयाना युद्ध की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैं खानवा की बात कर रहा हूँ क्या, हाँ। तो अगर खानवा का अगर आपसे पूछे दोस्तों एग्जाम में, तो क्या आ जाएगा, खानवा वाले ऑप्शन में तो दोस्तों आपको क्या करना है, 17 मार्च को सही कर देना है। 17 मार्च को हुआ था। अगर बयाना की बात करें दोस्तों कि बयाना युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वो 16 फरवरी को। ये वाला है बयाना युद्ध और ये वाला है खानवा युद्ध दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन राइट रहेगा। अगर बयाना युद्ध के बारे में पूछे कब हुआ था, तो वो दोस्तों आपका हुआ था 16 फरवरी 1527 को, ठीक है। और खानवा युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था 17 मार्च 1527 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है वाघगढ़ का गांधी किस स्वतंत्र सेनानी को कहा जाता है। कमेंट करेंगे, इनमें से किसे वाघगढ़ का गांधी कहा जाता है, बताओ। हाँ जी, वाघगढ़ का गांधी है वो किसे कहा जाता है। राजस्थान में अगर वाघगढ़ के गांधी के रूप में बात करें तो वो है भोगीलाल पांड्या, ठीक है। राजस्थान के गांधी पूछे तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट कहलाते हैं। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं दोस्तों, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं, ठीक है। गांधी जी के 5 पुत्र किसे कहते हैं, जमनालाल बजाज को कहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा है राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में कुल कितनी रियासतों को शामिल कर राजस्थान संघ बनाया गया। यहाँ पर आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में कुल कितनी रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। तो राजस्थान संघ का निर्माण दोस्तों किया गया था, इसमें टोटल 9 रियासतें, ठीक है ना। इसमें कुल 9 रियासतें मिलाई गई थी। कितनी रियासतें मिलाई गई दोस्तों, 9 रियासतें मिलाई गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की। एक ग्रंथ दोस्तों है वीर विनोद, कमेंट करेंगे वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा था दोस्तों। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कविवर श्यामल दास। कविराज श्यामल दास दोस्तों हैं ये मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह व सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने विद्यार्थियों मेवाड़ राज्य का इतिहास व किसमें लिखा है, वीर विनोद ग्रंथ में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कविवर श्यामल दास। क्या उत्तर आएगा, श्यामल दास। इसमें क्या मिलता है, इसमें मेवाड़ का इतिहास का वर्णन मिलता है।
चलो आगे बढ़ते, अगला बताओ। अगला पूछा है राव जयचिरोचंद के लेखक कौन है। रचना आपसे पूछी है राव जयचिरोचंद के लेखक कौन थे। हरिचंद ओझा, बिट्टू सूजा, बांकीदास, नरपति नाला। फटाफट कमेंट करेंगे। राव जयचिरोचंद दोस्तों है, ये किसने लिखा था, तो ये लिखा था बिट्टू सूजा ने दोस्तों। किसने लिखा था, बिट्टू सूजा द्वारा रचित दोस्तों ऐतिहासिक छंद है। इस छंद में बीकानेर के शासक राव जयसिंह और बाबर के पुत्र है ना शाहजादा के बीच का युद्ध का वर्णन मिलता है। और ये छंद दोस्तों है वो डिंगल भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा हुआ है दोस्तों, डिंगल भाषा में लिखा हुआ है। किसने लिखा था, बिट्टू सूजा ने। तो बी उत्तर आपका राइट है। जो भी मेरे साथी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, नए जुड़ने वाले सभी साथी सब्सक्राइब कर ले, ताकि डेली हमारी शाम को 9 बजे क्लास होती है वो आपके पास आती रहे। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। बात करेंगे दोस्तों कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता है ना, वो आपको बताना है कि राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था वह कौन थे। तो बिल्कुल वो थे अपने दोस्तों गोगाजी महाराज। गोगाजी महाराज को क्या कहा जाता है दोस्तों, जार पीर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गण वाद्यंतर नहीं है, यहाँ पर कमेंट करना है कि कौन सा गण वाद्यंतर नहीं है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, निम्न में से कौन सा गण वाद्यंतर दोस्तों है नहीं है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, गण वाद्यंत्र दोस्तों किसे कहते हैं, ऐसे वाद्यंत्र दोस्तों जो लकड़ियां धातु से बने होते हैं तथा दोस्तों ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें गण वाद्यंत्र कहते हैं। जैसे मंजीरा, झांझ, थाली, चिमटा, घंटा, झालर, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब गण वाद्यंत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, झालर आ गया उत्तर, बिल्कुल झालर ऑप्शन में आ गया ना। और यहाँ पर ताशा भी है, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो रहेगा वो क्या रहेगा, झालर और ताशा दोनों राइट है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थानी साहित्य भाषा और सांस्कृतिक अकादमी कहाँ पर है। राजस्थानी भाषा साहित्य और सांस्कृतिक अकादमी है वो आपको बतानी है कहाँ पर है। चलिए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है, ये कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों, तो ये बिल्कुल अपने बीकानेर में है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1983 को कहाँ पर हुई थी, बीकानेर में हुई थी। बीकानेर उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। बात करेंगे गुलाबों के बारे में। गुलाबो सपेरा है ना, कौन सा नृत्य करती है, ये सवाल पीटीटी एग्जाम आया हुआ सवाल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान में गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका संबंध है कालबेलिया नृत्य से दोस्तों। कालबेलिया नृत्य दोस्तों है राजस्थान में कालबेलिया समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य में पुरुष डफली, खंजरी, मोरचंग वाद्यंत्र बजाते हैं, वह महिला क्या करती है, नृत्य करती है। ठीक है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमर सूची में शामिल किया गया है। ये भी आपको साथ साथ में ध्यान रखना है। ये दोस्तों क्या है, 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हो चुका है, तब तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। चलो आगे बढ़ते हैं। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। लो भाई साहब, करवा चौथ का व्रत है ना, एकादशी करते हैं, कुछ खाते नहीं पीते नहीं है दोस्तों। तो फटाफट कमेंट करेंगे, करवा चौथ का व्रत है वो कब किया जाता है। करवा चौथ कुंवारों को पता नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, शादीशुदा है उनको सबको पता है ना, कि करवा चौथ का व्रत किया जाता है, वो किया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कब करते हैं, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। आई बात समझ में सभी को, बिल्कुल सबका सही आ रहा है, काती में करते हैं, क्या बात है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, अगला पूछा है विवाह में बारात का डेरा देखने जाते समय वधु पक्ष की द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। जब दोस्तों क्या होता है, विवाह के समय बारात का डेरा देखने जाते हैं, जब दूल्हा दोस्तों गांव में आता, घर पे आता है ना, तब दोस्तों दुल्हन की सहेलियां वगैरह या फिर उनकी जो महिलाएं होती है क्या करती है दोस्तों, दूल्हे को देखने के लिए जाती है। तो उस समय बताना है कि वो कौन सा गीत गाती हुई जाती है। फटाफट कमेंट करेंगे, चले भाई फटाफट कमेंट करेंगे।
विवाह में बारात का डेरा देखने जाने वाले वधु पक्ष की स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो उस समय दोस्तों गाते हैं जला गीत। कौन सा गीत? जला गीत। अगर आपसे पूछे जला गीत कब गाया जाता है, तो जला गीत दोस्तों है वो जान का डेरा देखने जाते हैं ना, उस समय गाया जाता है। बात करें हमसीडो के बारे में, तो हमसीडो दोस्तों है ना, ये दोस्तों क्या है, बिल्कुल ये भील स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। कैसा गीत है ये? हमसीडो युगल गीत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला पूछा चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पे पहना जाता है? बताओ भाई, चंपाकली आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग पे पहनते हैं, ये आपको बताना है। चंपाकली, तो चंपाकली एक दोस्तों क्या होता है, पारंपरिक हार होता है जो आमतौर पर महिलाओं के गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है दोस्तों? महिलाओं के गर्दन में पहना जाने वाला हार होता है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में है? बात करेंगे चांद बावड़ी के बारे में। चांद बावड़ी का निर्माण दोस्तों निकुंभ चांद ने दोस्तों कब करवाया था? 9वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है ना। चांद बावड़ी के पास में हर्षद माता मंदिर भी है। बहुत बढ़िया। और इस बावड़ी का दोस्तों, इस बावड़ी में 3500 प्लस सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ दोस्तों? 3500 सीढ़ियाँ हैं। क्या बात है भाई, 3500 सीढ़ियाँ ऐसा कहा जाता है। तो आबनेरी है वो कहाँ पर है? दौसा में है। क्या उत्तर रहेगा? चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो ये आबनेरी दौसा में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, चावंड शैली है ना कि चित्रकला किसके शासनकाल में आरंभ हुई? बात करेंगे यहाँ पर चावंड शैली के बारे में। चावंड शैली की चित्रकला है वो किस शासक के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो चावंड शैली का विकास दोस्तों है वो महाराणा प्रताप के काल में हुआ था। महाराणा प्रताप के काल में दोस्तों हुआ था। अगर आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध के बाद में अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करते हैं दोस्तों, तो जैसे ही महाराणा प्रताप हल्दीघाटी युद्ध को लड़ते हैं उसके बाद वो अपनी राजधानी है वो चावंड में स्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी आप सबका उत्तर बिल्कुल सही है। जो साथी बी बता रहे हैं बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है, मुगल चित्रकला शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस राजपूत शैली पे पड़ा है? बात करेंगे यहाँ पर आप सभी साथी कि भाई मुगल चित्रकला शैली का प्रभाव है वो सर्वाधिक किस राजपूत चित्र शैली पे पड़ा है? तो वो दोस्तों पड़ा है जयपुर चित्र शैली पर। किस पर? जयपुर चित्र शैली पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी कला है पन्ने, माडना, कावड़ या गोदना? राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी कला के बारे में अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल क्या है, वो है माडना दोस्तों। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के महिलाओं द्वारा दोस्तों मांगलिक अवसर पर घर आगमन को क्या करते हैं दोस्तों? घर में आंगन होता है ना, आंगन को लीलोपित कर दिया जाता है खड्डी से, और क्या करते हैं यहाँ पर एक बिल्कुल ज्यामिति बनाई जाती है जिन्हें क्या कहते हैं? माडना कहते हैं। जैसे दीपावली पर अपन क्या करते हैं दोस्तों, घर पे आंगने के बीच में थोड़ी सी खड्डी लाते हैं, चूना लाते हैं, फिर बिल्कुल साखियाँ बनाते हैं, है ना। उसी प्रकार आपको बताना है, बिल्कुल माडना उसी कहते हैं। माडना किसे कहते हैं? अरे उसी को तो माडना कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आएगा माडना। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध किस खेल से रहा है? फटाफट कमेंट करेंगे। देवेंद्र झांझड़िया का संबंध है वो किस खेल से है? फटाफट कमेंट करें सभी साथी। देवेंद्र झाझड़िया दोस्तों है ना, ये क्या है? बिल्कुल पैरा ओलंपिक भाला फेंक खिलाड़ी है। कैसा खिलाड़ी है दोस्तों? पैरा ओलंपिक भाला फेंक खिलाड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक है? यहाँ पर कमेंट करना दोस्तों। तुर्रा कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी है वो किसके प्रतीक है? तो देखो तुल्ला है ना, तुर्रा है यहाँ पर शिव का प्रतीक और कलंगी है पार्वती का प्रतीक। तो क्या उत्तर आएगा यहाँ पर? शिव और पार्वती के प्रतीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता प्राप्त है? यहाँ पर कमेंट करना है कि इनमें से किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, मान्यता मिली हुई है ना। राजस्थान की ऐसी पोशाक जिसको क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर पोशाक को दर्जा पर मिला हुआ है। तो दोस्तों राजस्थान की वेशभूषा है जोधपुरी कोट पैंट। जोधपुरी पैंट कोट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। क्या उत्तर आएगा? जोधपुरी पैंट कोट सही रहेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। लेकिन उसमें आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मात्र 499 मिल जाएगा। अभी भी देरी नहीं हुई, अभी भी आप समय पड़ा है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हो। तो डाउनलोड करो RP स्टडी ऐप और यहाँ से इस कोर्स को ज्वाइन करो, ठीक है ना। अगर आपको दूसरे से पेमेंट करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर है? बात करेंगे यहाँ पर पोतेखाना संग्रहालय के बारे में कि पोतेखाना संग्रहालय कहाँ पर दोस्तों है, बताओ भाई। पोतेखाना संग्रहालय है वो है जयपुर में। कहाँ पर दोस्तों है? जयपुर में पोतेखाना संग्रहालय है। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है ना? संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो अपन को पता है दोस्तों, संविधान की आत्मा है वो प्रस्तावना कहलाती है। प्रस्तावना या उद्देशिका कह सकते हैं अपन। उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही बात है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा आपसे। भारत में जनहित याचिका है ना का जनक किसे कहा जाता है? भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? जिसे अपन कहते हैं PIL। PIL का मतलब क्या होता है? जनहित याचिका का जनक दोस्तों है वो कौन है? तो वो दोस्तों है न्यायमूर्ति PN भगवती। न्यायमूर्ति PN भगवती को क्या कहते हैं दोस्तों? जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? यहाँ पर कमेंट करना है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है ना, वो किसके द्वारा बुलाई जाती है, वो आपको बताना है। तो ये बुलाता है लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलवा सकता है। क्या उत्तर रहेगा? लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे पूछा है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फटाफट कमेंट करेंगे। लोकसभा की प्रथम महिला आपको यहाँ पर क्या बताना, अध्यक्ष बताना है। चलो बताओ। श्रीमती मीरा कुमार दोस्तों क्या थी? 15वीं लोकसभा तथा प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये बिहार राज्य के दोस्तों सासाराम लोकसभा क्षेत्र से ये प्रतिनिधित्व करती थी। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा मीरा कुमार। मीरा कुमार थी वो क्या थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं, अगला पूछा है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से शुरू हुई है? बताओ भाई, जनहित याचिका की जो अवधारणा है वो आपको बताना है कि ये किस देश से स्टार्ट हुई है ना। तो ये स्टार्ट हुई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। स्टार्ट कहाँ से हुई योजना? संयुक्त राज्य अमेरिका से अवधारणा स्टार्ट हुई है। अगला पूछा है, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बच्चे को पता होना चाहिए और सबका उत्तर सही आना चाहिए दोस्तों। राजस्थान की प्रथम महिला यहाँ पर राज्यपाल बताना है, तो वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ना, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला पूछा है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे भैरव सिंह शेखावत दोस्तों, है ना। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है वो 1977 में भैरव सिंह शेखावत बने थे। कौन बने थे? 1977 में भैरव सिंह शेखावत बने थे। उत्तर आपका रहेगा ऑप्शन ए। अगला पूछा है, विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? राजस्थान की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? तो वो दोस्तों थी सुमित्रा सिंह, ठीक है ना। सुमित्रा सिंह का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था और दोस्तों ये 12वीं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी और राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या उत्तर आएगा यहाँ पर? सुमित्रा सिंह ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला पूछा है, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण किया जाता है? यहाँ पर कमेंट करेंगे किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों यहाँ पर न्यायाधीशों का क्या कर सकते हैं अपन? स्थानांतरण कर सकते हैं। वो अनुच्छेद कौन से होते हैं? तो स्थानांतरण का अनुच्छेद दोस्तों होता है वो होता है 222। अनुच्छेद 222 के तहत क्या कर सकते हैं दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपन ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है ना, स्थानांतरण कर सकते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस है वो 16 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला पूछा है दोस्तों, बच्चे को ट्रिपल है ना एंटीजन किस रोग
यहाँ पर बताना है आपको कि बच्चों को ट्रिपल एंजिटन है ना किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है। बच्चों को क्या देते हैं, DOT देते हैं, है ना, DPT दी जाती है, वो किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है। DPT दोस्तों देते हैं, वो देते हैं डिप्थीरिया, कुकू खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला पूछा आपसे, एक आनुवंशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामान्य नहीं जमता है ना, एक ऐसा आनुवंशिक विकार दोस्तों जिसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। यहाँ पर कमेंट करेंगे, अल्प विराम के आकार के जो जीवाणु होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, अल्प विराम के जो आकार के जीवाणु होते हैं उन्हें कहते हैं विब्रियो। क्या कहते हैं, विब्रियो कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। बताओ भाई, प्रकाश को आपको बताना है कि यहाँ पर सूर्य से धरती पर आने में कितना समय लगता है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो प्रकाश को सूर्य से धरती पर आने में दोस्तों 8 मिनट से लेकर 14 सेकंड से 8 मिनट बिल्कुल 42 सेकंड के मध्य समय लगता है। आप कह सकते हैं 8 मिनट 14 सेकंड में दोस्तों, है ना, 14 से 42 सेकंड में सूर्य की किरणें सीधी धरती पे आ जाती है। तो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा है, भारत के 23वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन है। बताओ भाई, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा, वो रहेगा बिल्कुल कौन, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, वो क्या है दोस्तों, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न पूछा है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया है। कमेंट करेंगे साथियों फटाफट तरीके से। यहाँ पर सभी साथी मुझे बताएंगे कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है, ये अध्यक्ष किसे बनाया है। फटाफट सभी साथी यहाँ पर क्या करेंगे, कमेंट करके मुझे बता देंगे कौन सा उत्तर आप सबका बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन आलोक जोशी। क्या उत्तर रहेगा, आलोक जोशी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का राजस्थान का कौन सा स्थान है। यहाँ पर बताना है दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में राजस्थान का कौन सा स्थान लगा है। बताओ, यहाँ पर आपको बताना है कि इस रिपोर्ट में राजस्थान को भारत में कौन सा स्थान लगा है। तो राजस्थान को स्थान मिला है, वो स्थान दोस्तों है वो कौन सा है, वो मिला है अपन को 14वां स्थान। कौन सा स्थान मिला है, 14वां स्थान। सर क्लास कितने बजे होती है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे होती है, फिर एक क्लास दोपहर 2 बजे होती है, फिर शाम को 8 बजे, सॉरी 9 बजे शाम को, है ना। ये लाइव क्लास शाम को 9 बजे स्टार्ट होती है। अगला पूछा है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यहाँ पर कंप्यूटर से प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है। तो वो अपना हो जाएगा बिल्कुल MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, सभी तीनों की तीनों ही क्या है दोस्तों, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अब देखो, जो भी विद्यार्थी हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हो तो क्लास को देखो, ध्यान से देख लिया। अभी देखो गीता बैच, कंप्लीट गीता बैच आपको मिल जाएगा मात्र 299 में। इसमें आपका सब्जेक्ट हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की बोलियाँ और साहित्य है, तो हम पूरा करवा देंगे बढ़िया तरीके से। आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे प्लस PDF मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आपको किसी और से पेमेंट करना है दोस्तों, है ना, तो यहाँ पर दोस्तों इस नंबर से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और राज मीणा बेटा डेली क्लास में आया कर, पहली बार दिखा है तू, है ना, फिर बोलते हो। क्लास जो बच्चा हमारे साथ रेगुलर जुड़ा हुआ है ना, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, और जो बच्चे एक आध क्वेश्चन को देख के भाग जाते हैं उल्टे सीधे कमेंट कर, वो यहीं के यहीं रहे। ठीक है, तो वो आपको बताइए। तो फटाफट आप कमेंट करें कि आज इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। मैं आपको दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।